नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती-बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंग और उड़द की फसल में समय रहते करें कीट रोगों का नियंत्रण। बेल के बागों से कैसे ले अधिक फल उत्पादन। अपने राज्य में मूंग और उड़द की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने मूंग उड़द की फसल लगा रखी है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल में कई तरह के कीट रोग लगते हैं। तो आपकी फसल में अगर किसी रोग या कीट की समस्या आए तो आप कैसे करेंगे इनका नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आज मूंग और उड़द के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन की तकनीकी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मूंग और उड़द दोनों ही दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें फसल चक्र में भी महत्वपूर्ण है। फसल चक्र के साथ साथ अपने रोजमर्रा में भी रोटी अनाज के साथ में दाल या दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। कोरे अनाज से अपना जीवन नहीं चल सकता, उसके साथ में दाल की भी विशेष आवश्यकता रहती है। इसीलिए दलहनी फसलों का भी विशेष महत्व है। मूंग और उड़द दलहनी फसलें हैं तो इनकी उत्पादकता कम रहने का मुख्य कारण क्या है कि लोग इनको कम उपयोगी जमीन जिसको मानते हैं उस अवस्था में इसकी बुआई करते हैं और इनके ऊपर ध्यान भी बहुत कम देते हैं। इसलिए इनकी उत्पादन भी औरों से नेशनल एवरेज कम रहता है, अनाजों से इनका नेशनल एवरेज कम रहता है। पर इसका मुख्य कारण यह है कि इसको जो जिनको कम उपजाऊ मृदा मानते हैं इनका ध्यान भी कम देते हैं, इनमें कोई नियंत्रण कोई प्रबंधन भी विशेष नहीं करते हैं। ऐसी मृदाओं में इस अवस्था में इनको उगाया जा रहा है, इसलिए इनका उत्पादन कम रहता है। परंतु अगर पूरा प्रबंधन करें और सही से मैनेजमेंट करें तो इनका उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। बुआई करने के बाद में 20 दिन पर निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर पाए तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एसिफ्लूरफेन सोडियम प्लस क्लोडिनापो प्रोपार्जिल का स्प्रे किया जा सकता है। 700 लीटर पानी में मिलाकर इस दवा के स्प्रे करने से चौड़ी पत्ती वाले व घास कुल वाले दोनों ही तरीके के खरपतवार प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। अभी जो अवस्था है वो लगभग 40 दिन की हो गई है फसलें, लगभग 30 से 40 दिन की हो गई है फसलें। अब खरपतवार नियंत्रण की दवाइयों का स्प्रे भी नहीं कर सकते और निराई गुड़ाई भी इस अवस्था में करना ज्यादा लाभदायक नहीं रहता। इसलिए अगर कोई ज्यादा विशेष खरपतवार है तो उनको हाथ से निकालना ही लाभदायक रहता है। इन फसलों को मुख्य रूप से वर्षा आधारित खेती के रूप में, जिसको रेनफेड क्रॉप ही ग्रो करते हैं, विशेष पानी की आवश्यकता इनको होती नहीं है। फिर भी अगर फूल और फलियां बनते समय बरसात नहीं हो तो सिंचाई कर देना लाभदायक रहता है। मूंग की फसल को कुछ रोग व कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने इन रोग और कीटों का शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण नहीं किया तो यह रोग व कीट फसल को खराब कर देंगे और आपको मूंग का कम उत्पादन प्राप्त होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप इन रोग व कीटों का सही समय पर नियंत्रण करें। और अगर पीलिया जिसको मोजेक रोग कहते हैं, मूंग और उड़द दोनों ही फसलों में मोजेक येलो मोजेक की समस्या, कुछ मूंगबीन येलो मोजेक और उड़दबीन येलो मोजेक की समस्या अगर है तो क्योंकि ये रोग विषाणु से होता है, विषाणु वाले रोग कीटों से फैलते हैं, तो कीटों का नियंत्रण विशेष रूप से करना आवश्यक है। वैसे तो रोग प्रतिरोधी किस्में ही सबसे प्रभावी उपाय है, तो रोग प्रतिरोधी किस्में उपयोग लेनी चाहिए। अगर फिर भी कोई ये रोग अपने खेत में हो रहा है तो कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे किया जा सकता है।
इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों के अलावा फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करके दाने को खराब कर देती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्प दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। फिर रोगों के अलावा कुछ कीटों की बात करें तो कोई विशेष कीट इन फसलों में नहीं लगते हैं। फिर भी अगर कोई कीट दिखाई दे रहे हों तो इमिडाक्लोपिड से वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। अच्छी तरीके से प्रभावी प्रबंधन की हुई फसल 15 क्विंटल से ज्यादा पैदावार दे सकती है। और क्योंकि दलहनी फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी प्रभावी सोर्स है, तो न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी से अब देश न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी दलहनी फसलों का बहुत योगदान है। और मूंग और उड़द दोनों ही फसलें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जरूरी है कोरोना की हर एक फिर भी जान जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार करने में लगे हुए हैं। बारिश की वजह से सड़कों का संपर्क कई जगहों पर पूरी तरीके से कट चुका है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बेल भारत के प्राचीन फलों में से एक महत्वपूर्ण फल है। बेल को बेलगिरी, बेलपत्र और कई नामों से जाना जाता है। बेल के फल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। बेल का जूस पीना लाभकारी है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं, वे किसान इनसे अधिक फलों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से कार्य करें, आइए जानते हैं कृषि महाविद्यालय कोटपुतली के डॉक्टर दिनेश यादव से। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है। इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने से मात्र अधिक फल उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तभी आपको बेल के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा। ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज़्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उससे उसकी वजह से भी फल फट जाते हैं। तो अपने को निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है
जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है, उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे बील जो फटने की समस्या है वो नहीं के बराबर रहती है। किसान भाइयों, फलों के गिरने के कई कारण हैं। यदि आप फलों के गिरने के कारणों का पता लगा लेंगे और सही समय पर इसके निदान के लिए उचित कदम उठा लेते हैं तो इससे होने वाली हानि से बच सकते हैं। बील में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जैसे अप्रैल का महीना है या मई का महीना है, उस समय अगर विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपन उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है जुलाई में, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है, मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं, और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से जो फल फूल झड़ने की समस्या है उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर इसमें सिंचाई में गैप दे दिया आपने, बहुत दिन तक सिंचाई नहीं की, तो फल फटने की फिर समस्या आ जाती है। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के पौधों में कीट रोगों का प्रकोप बहुत ही कम होता है, और यदि किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे तो इनके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव कर सकते हैं और अधिक फलों का उत्पादन ले सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगा दें। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई, जिसको वाइट वाशिंग बोलते हैं, वाइट वाशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियां आती नहीं है। तो इस तरह से अपन निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बील ज़्यादा लगेगा। इसमें पत्ती वाला कोई धब्बा रोग है या बैक्टीरिया स्पॉट डिजीज लग गया तो उसमें एक निश्चित दवाई आती है, उनका आप छिड़काव करें और इस तरह से अपने को अधिक मुनाफा मिल सकता है। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां यहाँ पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आ रहा है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पानी बिल्कुल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बाजरा, मक्का और ज्वार की फसल जिन क्षेत्रों में 3 से 4 सप्ताह की हो गई है वहां निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल देने तथा वर्षा वाले दिन इन फसलों में नाइट्रोजन की शेष मात्रा का छिड़काव करें। खरीफ की खड़ी फसलों में वर्षा का पानी इकट्ठा न रहने दें एवं वर्षा जल के निकास की उचित व्यवस्था करें। आम या अन्य पेड़ के चारों ओर पानी न जमा होने दें। पौधों का बेसिन बाकी बाग की मिट्टी से थोड़ा ऊंचा रखें। रोगों से बचाव के लिए फलों के पेड़ों की मुख्य टहनियों पर कॉपर सल्फेट युक्त सफेद धुलाई का मिश्रण लगाएं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि से भविष्य के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद को संरक्षित करें। बेर, आम, सिट्रस, अनार और आंवला की रोपाई के लिए 1 माह पहले खुदाई किए गए गड्ढों में रोपण करें। सिंचित मूंगफली की निराई गुड़ाई बुआई के 1 महीने में करनी चाहिए। बुआई के 1 महीने बाद झुमका किस्म की जड़ों में मिट्टी डालें। जब जमीन में पैगिंग बनना शुरू हो जाए तो निराई गुड़ाई का कार्य नहीं करनी चाहिए। मूंग फसल की बुआई पूर्ण करें। मूंग की उन्नत किस्मों में SML 668, RMG 975, RMG 62, MSJ 118, RMG 268, RMG 492 और RMG 344 इत्यादि किस्मों का चयन करें। लोबिया फसल की बुआई पूर्ण करें। इसके उन्नत किस्मों में आप RC 19, CPD 119 और RC 101 लोबिया की उन्नत किस्में हैं। मोठ फसल की बुआई पूर्ण करें। इसकी उन्नत किस्मों में RMO 40, RMO 225, RMO 435 इत्यादि किस्मों का चयन करें। मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि फसलों का प्रतिरोपण पूर्ण करें। जिन किसान भाइयों के पास मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौधे तैयार है उन्हें खेत में रोपाई की सलाह दी जाती है। नींबू के बगीचे में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। छिड़काव सुबह या शाम के समय करनी चाहिए। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। पशुओं के टीकाकरण के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं की नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्नों को शामिल किया है उसे पूछा है जिला बीकानेर के चैनाराम चौधरी ने। आपने नेपियर घास की उन्नत किस्मों और इसकी बुआई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ हैं इसमें जो एक 3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, कोलोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियां आती हैं। लेकिन ये अपने यहाँ परिप्रेक्ष्य में एक 3 जो है बहुत सक्सेसफुल माना गया है। और इसको जो लगाने हैं कम से कम
3 से 4 महीने जो सूट है 3 से 4 महीने कम से कम हो, और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। ये है इसका जो कलम सूट है। हाँ, 4-5 महीने का ही होना चाहिए, बाकी ज़्यादा पुराना ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल, ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ, ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो पीएच मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन, जो भूमि प्रिपरेशन है, कम से कम इसको 2-3 बार उस अच्छी से जुताई कर दें। मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए, तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg उसमें, हाँ, बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो टाइमिंग है, प्री मानसून तो बहुत अच्छा माना गया है, उपयुक्त है, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप उसको ऑफ सीजन में भी लगाते हैं तो आपके पास सिंचाई का साधन हो तो आप इसको कभी भी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। ये खास करके ये जून, जुलाई, अगस्त में लगाएं तो इसको लिए इसका तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। अब तैयारी के बाद अपन क्या करें कि लगाना कैसे है। इसका रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट के रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप जमीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम जमीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो, और उसका 1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण और सिंचाई करते हुए चारे की कटाई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। अब रही बात जो है इसकी निंदाई है, निंदाई 3 से 4 सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर घास है या कुछ लेंटाना है, ये इस तरह से कुछ खरपतवार जैसा आ जाते हैं, तो इन सबको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से होता रहेगा। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है कि जल प्रबंधन। इसमें जल प्रबंधन कैसे करें। जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जल प्रबंधन यदि वर्षा नहीं होती है तो आपको कम से कम शुरुआत दौरे में 3 से 4 सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा। यदि बरसात नहीं होती है तो, और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए। उसको कम से कम ये जो है कि 2 फीट नीचे छोड़कर ही इसकी कटाई करते रहें, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। किसान भाई ये क्या करते हैं कि इसको जो ये पत्तियां हैं, मुख्य रूप से उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि वो दुधारू पशुओं को, भैंसों को, इनकी दूध बढ़ाने की क्षमता का कार्य करता है। हाँ, तो किसान भाइयों,
कि जो मैंने इस प्रकार से जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली उसको अपने अपनाया है। इससे आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया ये निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जरूरी है कोरोना की हर एक